नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे विद्रोह की चर्चा करेंगे जो बहुत कम चर्चा होती है और यह 1857 विद्रोह के बहुत पहले हुआ था। कहा जाता है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत 1857 में हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे स्थानीय विद्रोह हुए जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है। छोटे छोटे स्तर पर विद्रोह हुए, उनको दबा दिया गया और उनको इतिहास में दर्ज नहीं किया गया या उचित स्थान नहीं मिला। 1817 में उड़ीसा में एक जगह पर हुआ था जिसका नाम है खुर्दा विद्रोह, खुर्दा संग्राम। खुर्दा जो उड़ीसा के दक्षिण पूर्व में एक छोटा सा क्षेत्र था, वह 19वीं सदी की शुरुआत में 105 गढ़ों, जिसमें 60 बड़े और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे। यह क्षेत्र एक जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र था। इसके शासक राजा वीर किशोर देव को स्व अधिकृत 4 परगनाओं तथा जगन्नाथ मंदिर का संचालन समेत 14 गढ़ जातों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव में आकर मराठाओं को सौंप देना पड़ा था। उनके पुत्र और उत्तराधिकारी मुकुंद देव द्वितीय ने इस घटना से काफ़ी विचलित थे। अतः अंग्रेज़ों और मराठों के बीच जो संघर्ष चला, इसमें अपना मौका देखते हुए अपने खोए हुए क्षेत्रों और जगन्नाथ मंदिर के प्रशासन की देखरेख से संबंधित अधिकारों के लिए अंग्रेज़ों से बातचीत शुरू की। लेकिन 1803 में उड़ीसा को अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेज़ इस पर बात करने के लिए राजी नहीं हुआ और इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप उड़ीसा के सामंतों और दूसरे राजाओं के साथ मिलकर तथा मराठाओं के गुप्त समर्थन से उन्होंने जबरन अपने अधिकारों के लागू करने का प्रयास किया गया। इसके वजह से उन्हें अपने पद से विस्थापित होना पड़ा और उसके राज्य को अंग्रेज द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया गया। सांत्वना के रूप में एक अनुदान के साथ, जो कि उनके पूर्व भू संपत्ति का 10वां हिस्सा था, अंग्रेज ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख दायित्व दिया गया और उनका निवास पुरी में स्थापित कर दिया। इस अनैतिक व्यवस्था से उड़ीसा में दमनकारी विदेशी शासन के ऐसे युग का शुरुआत हुआ जिसमें 1800 खुर्दा संग्राम के रूप में सामने आया। खुर्दा को अपने अधीन करने के बाद अंग्रेजों ने राजस्व वसूल करने के लिए एक कर लगाने की नीति अपनाई। इसमें राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग, जिन्हें पाइक कहा जाता था, इनका जीवन को काफ़ी इस व्यवस्था ने प्रभावित किया था। राजस्व की मांग की अनुचित वृद्धि, कर संग्रह के दमनकारी तरीकों से यह समस्या और बढ़ गई थी। 1805 और 1807 के बीच बड़े पैमाने पर लोग अपने ज़मीन छोड़कर चले गए। अंग्रेज़ों ने अस्थाई बंदोबस्त के तहत लगान की वृद्धि की गई, जिसमें ज़मीन की उपजाऊ क्षमता और रैयतों की भुगतान की क्षमता को अनदेखी कर हर वर्ष राजस्व में वृद्धि की गई थी। कि प्राकृतिक आपदाओं को अनदेखी करके यह व्यवस्था लागू की गई और टैक्स वसूल करने में कोई रियायत नहीं दी गई, जबकि ऐसे प्राकृतिक आपदा वहाँ आम बात थी। बकायेदारों की ज़मीन को षड्यंत्रकारी अधिकारियों, बंगाल के सट्टेबाजों को बेच दिया गया। खुर्दा के विस्थापित राजा का वंशानुगत सेनानायक जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरवर राय, जिन्हें लोग बक्सी जगबंधु
के नाम से जानते थे। ऐसे बेदखल जमींदारों में से एक थे। व्यवहारिक रूप से वे भिखारी बन गए। वे अपने जैसे बेदखल हुए ज़मीन की लोगों की ओर से लड़ने का जो निश्चय किया था, उसके पहले वे भीख मांगकर अपने गुजारा करते थे और स्वैच्छिक दान से गुजारा करते थे। उन लोगों का तकलीफ़ें थी, जो समस्याएं थी तत्कालिक रूप से, यह मुख्य रूप से यह था अंग्रेज़ों द्वारा इस क्षेत्र में सिक्कों का प्रचलन और इस नई मुद्रा में राजस्व देना, राजस्व के भुगतान पर जोर देना। नमक आपूर्ति में कमी, क्योंकि कंपनी इसको अपने नियंत्रण में ले लिया था और इसकी आपूर्ति लगभग दुर्लभ हो गया था। इसके परिणाम स्वरूप उड़ीसा में पारंपरिक रूप से नमक बनाने वाले लोग काफ़ी बेरोजगार हो गए थे। स्थानीय जमींदारियों की कलकत्ता में नीलामी, जिसके कारण उड़ीसा में बंगाल के अजनबी अनुपस्थित जमींदारों का आगमन हुआ। इसके अलावा असंवेदनशील और भ्रष्ट अधिकारियों के चलते यह दुर्दशा और खराब हो गई और एक सशस्त्र विद्रोह का कारण बना। 29 मार्च 1817 को इस संग्राम की शुरुआत तब हुई जब पाइकों ने बनपुर में स्थित पुलिस चौकी पर हमला किया और अन्य सरकारी संस्थानों पर भी हमले किए, जिसमें लगभग 100 लोग मारे गए। इसके साथ साथ सरकारी खजाने को भी लूटा गया। खुर्दा को केंद्र में करते हुए यह घटना की लहर चारों तरफ जंगल की आग के तरफ फैल गया। उत्साह से भरपूर जमींदारों और रईतों ने भी पाइकों का साथ दिया, एक साथ हो गए। जो उन्हें साथ नहीं मिला उनको प्रताड़ित किया गया और एक नारा दिया, कर मत दो। अंग्रेज़ों ने पाइकों के उनके जमे हुए स्थान से हटाने की भरपूर कोशिश किया, लेकिन वे असफल रहे। 14 अप्रैल 1817 को बक्सी जगबंधु ने 5 से 10 हज़ार लड़ाकों के साथ पाइकों और कंध जनजाति के योद्धाओं को नेतृत्व देते हुए पुरी को अपने कब्जे में ले लिया और मुकुंद देव द्वितीय को उनके झिझक के बाद भी उनको राजा घोषित कर दिया गया। जगन्नाथ के मंदिर के पुजारियों ने भी इन पाइकों का साथ दिया। स्थिति को हाथ से निकलते हुए देख अंग्रेज़ों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया और जल्द ही घोषित राजा को पकड़ लिया गया और उन्हें कटक में उनके पुत्र सहित कारावास में डाल दिया। बक्सी ने अपने करीबियों के सहयोग से कृष्ण चंद्र भरमर राव के सहायता से कटक और खुर्दा के बीच यातायात को बाधित किया। इसके साथ साथ संघर्ष उड़ीसा के दक्षिण और उत्तर पश्चिम में भी फैल गया। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों ने मेजर जनरल मार्टिंडल को इस स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए भेजा गया और विद्रोहियों को पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा की और पाइकों से मुक्त कराने के लिए बक्सी जगबंधु और उनके साथियों को पकड़वाने के लिए पुरस्कार की घोषणा की। इस कार्रवाई में सैकड़ों पाइक मारे गए, बहुत से जंगलों में, घने जंगलों में चले गए और कितने लोग सामूहिक क्षमा योजना के तहत अपने घर लौटे। अंततः अंग्रेज़ों ने मई 1817 तक खुर्दा को अपने नियंत्रण में ले लिया। लेकिन खुर्दा के बाहरी क्षेत्रों में बक्सी के जगबंधु के सहयोगी कुजंग के राजा जैसे सहयोगी के साथ मिलकर और पाइकों के सहयोग से इस संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा। जब उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, तब अंग्रेज़ों ने खुर्दा के लोगों के प्रति दयालु, अनुग्रहित और सहनशीलता की नीति अपनाई। पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में सुधार किया। नमक की कीमतों में कमी की गई। भ्रष्ट राजस्व अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया और बेदखल जमींदारों को पुनः जमीन वापस दिया गया। दिवंगत खुर्दा के राजा
के पुत्र रामचंद्र देव द्वितीय को स्वतंत्र कर पुरी जाने की इजाज़त दी गई। 26,000 रुपये अनुदान के साथ साथ पुरी के जगन्नाथ मंदिर का देख रेख करने का दायित्व सौंपा गया। उड़ीसा में अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला लोकप्रिय संघर्ष सशस्त्र संघर्ष था, जिसे पाइक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि पाइक के अलावा अन्य लोग भी इस विद्रोह में संघर्ष किया और अपनी बलिदान दी और उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। धन्यवाद।